नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ के ज्ञान में उतर रहे हैं, अष्टांग हृदयम। ये हजारों सालों से स्वस्थ और लंबे जीवन की राह दिखाता आया है। और इसकी शुरुआत कमाल की है, एक गहरे नमन से होती है। एक अपूर्व वैद्य को नमन है, जिन्होंने राग आदि रोगों पर विजय पाई। श्लोक भी है इसका, रागादि रोगान सततानुशक्तान शेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारति दान जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। वन। अब सवाल यह है कि ये राग आदि रोग क्या हैं? मतलब सिर्फ बुखार खांसी नहीं। और ये अपूर्व वैद्य कौन है जिन्हें नमन किया जा रहा है? यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये मंगलाचरण बहुत गहरा है। वाग्भट शुरू में ही बता रहे हैं कि आयुर्वेद का लक्ष्य क्या है। ये राग आदि रोग, जैसा आपने कहा, सिर्फ शारीरिक नहीं है। ये हैं हमारे मन के क्लेश, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, द्वेष, मोह, है ना, बेचैनी, उत्सुकता। ये सब जो लगातार हमें घेरे रहते हैं और पूरे शरीर और मन में फैल जाते हैं। और अपूर्व वैद्य वो आदर्श ज्ञान है, वो परम चेतना है, जो इन दोनों तरह के रोगों को, शारीरिक भी और मानसिक भी, उनको जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। तो ये श्लोक सीधे आयुर्वेद के, कह लीजिए, दिल पर बात करता है। स्वास्थ्य मतलब सिर्फ शरीर नहीं, मन का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बात तो बहुत अहम है, शरीर और मन एक साथ। तो आज हम इसी ग्रंथ वाग्भट रचित अष्टांग हृदयम के पहले अध्याय पर ध्यान देंगे। आयुष कामीय अध्याय नाम से जैसे लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो आयु चाहते हैं, मतलब एक लंबी और जरूरी बात, स्वस्थ जिंदगी की कामना करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? इस अध्याय के जरिए आयुर्वेद की जो बुनियादी सोच है, उसकी कहानी क्या है, उसे समझेंगे। बिल्कुल सही। ये अध्याय समझ लीजिए आयुर्वेद की नींव का पत्थर है। हम देखेंगे कि आयुर्वेद जीवन को, आयु को इतना महत्व क्यों देता है, ये ज्ञान आया कहाँ से है, इसकी परंपरा क्या है, और कैसे ये शरीर और मन को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखता है। और स्वास्थ्य और रोग के पीछे के जो मूल सिद्धांत है, त्रिदोष, धातु, मल, प्रकृति, इन सब पर बात करेंगे। और ये चर्चा सिर्फ स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए ही नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी सेहत को, अपने आप को बेहतर ढंग से समझना चाहता है। सही कहा। तो सबसे पहला सवाल यही आता है मन में कि लंबी उम्र की इच्छा ही क्यों? मतलब सिर्फ जीते रहना क्या काफी है? सूत्र 2 कुछ कहता है उस बारे में? हाँ, सूत्र 2 कहता है, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। 2 मतलब आयु यानी ये जीवन, यही धर्म, अर्थ और सुख, इन सब का साधन है। इसीलिए जो लंबी आयु चाहता है, उसे आयुर्वेद के उपदेशों का पूरा आदर करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ बायोलॉजिकली लंबा जीना नहीं है, ये जीवन को एक तरह से सार्थक बनाने की बात है। धर्म, अर्थ, सुख, ये सब जीवन से ही जुड़े हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है, सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं। अच्छा, अब ये ज्ञान आया कहाँ से? तो इसे दैवीय माना जाता है। एक परंपरा है इसकी, आगम शुद्धि कहते हैं। मान्यता यह है कि ब्रह्मा ने इसका स्मरण किया, बनाया नहीं, क्योंकि ज्ञान को नित्य माना गया है। फिर यह ज्ञान प्रजापति दक्ष को मिला, उनसे अश्विनी कुमारों को। हाँ, अश्विनी कुमार तो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। बिल्कुल। फिर उनसे इंद्र को, जिन्हें सहस्राक्ष भी कहते हैं, इंद्र से ये ज्ञान अत्रिपुत्र जैसे महर्षियों तक पहुंचा, जैसे आत्रेय, धन्वंतरी, ये सब। सूत्र 3 और 4 शायद इसी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा स्मृत्वायु सुवेदम प्रजापति मजिग्रहत सो अश्विनो तौ सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनिन ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। तो अग्निवेश जैसे ऋषियों ने फिर अपने ग्रंथ लिखे। हाँ, अग्निवेश ने अपना तंत्र रचा, जिस पर चरक संहिता आधारित है। सुश्रुत का अपना तंत्र था। तो सवाल उठता है, जैसा आपने पूछा, कि जब चरक, सुश्रुत जैसे बड़े ग्रंथ पहले से थे, तो वाग्भट को अष्टांग हृदयम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या पहले के ग्रंथों में कुछ कमी थी? कमी नहीं कहेंगे, पर वाग्भट ने महसूस किया कि वो ग्रंथ या तो बहुत ज्यादा फैले हुए थे, बिखरे हुए, अति विप्रकीर्ण, मतलब जानकारी बहुत थी पर शायद व्यवस्थित कम थी, या एक जगह नहीं थी, या कुछ शायद बहुत संक्षिप्त रहे हों। तो उनका उद्देश्य था एक ऐसा ग्रंथ बनाना जो नाति संक्षेप विस्तरम हो,
न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, जो बीच का रास्ता हो। अच्छा, मतलब बैलेंस्ड। हाँ, और जो उन सभी बिखरे हुए ज्ञान का सार, प्रायः सारतरोच्चय पेश करे, निचोड़। सूत्र 4 यही कहता है, तेभ्योति विप्रकिरणेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः 4 क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। इसीलिए इसको हृदय कहा गया। जैसे हृदय शरीर का सार है, वैसे ये ग्रंथ अष्टांग आयुर्वेद का सार है, सभी 8 अंगों का। अच्छा, तो ये 8 अंग कौन कौन से हैं? ये नाम भी सुना है, अष्टांग आयुर्वेद। हाँ, अष्टांग मतलब 8 अंग या ब्रांचेस। सूत्र 5 में इनका जिक्र है। काया चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। बाल चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स, बच्चों के रोग। गृह चिकित्सा, इसे साइकाट्री या अज्ञात कारणों से होने वाले रोग, भूत बाधा वगैरह से जोड़ते हैं। ऊर्ध्वांग चिकित्सा या शालाक्य तंत्र यानी सिर, आंख, नाक, कान, गला, ईएनटी ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी। शल्य तंत्र, सर्जरी। दंष्ट्रा चिकित्सा या अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान। जरा चिकित्सा या रसायन यानी बुढ़ापे के रोग और रिजुमिनेशन थेरेपी, कायाकल्प। और 8वां है वृष चिकित्सा या वाजीकरण यानी एफ्रोडीजियक्स, पौरुष शक्ति, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अरे वाह, ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब सर्जरी से लेकर साइकाइट्री तक सब कुछ। जी हाँ, श्लोक कहता है, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान 5 अष्टावंगानी तस्याहूं चिकित्सा येषु संश्रिता। इन्हीं 8 अंगों में सारी चिकित्सा समाई हुई है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद का नजरिया कितना समग्र था शुरू से ही। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसके बिना आयुर्वेद की बात ही नहीं हो सकती। त्रिदोष। जी, वात, पित्त, कफ। ये असल में है क्या? क्या ये कोई सब्सटेंस है या एनर्जी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सूत्र 6 कहता है, वायुः पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषः समासतः। संक्षेप में ये 3 दोष हैं। ये कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है जिन्हें आप माइक्रोस्कोप में देख सके। ये मूल जैविक ऊर्जाएं या सिद्धांत हैं जो शरीर की सारी क्रियाओं को चलाते हैं, फंक्शनल प्रिंसिपल्स। इन्हें दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये असंतुलित होते हैं तो शरीर को दूषित करते हैं, बिगाड़ते हैं। अच्छा, इसलिए दोष। हाँ, लेकिन यही जब संतुलित अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। इसीलिए इन्हें धातु भी कहा जाता है। तो इनकी प्रकृति दोहरी है। सूत्र 7 इसी बात को कहता है, विकृता विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। मतलब विकृत होने पर ये शरीर का नाश करते हैं और अविकृत यानी संतुलित होने पर शरीर का पोषण और संचालन करते हैं, उसे चलाते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब वही चीज दोस्त भी है, दुश्मन भी। हाँ, बैलेंस पे निर्भर करता है। तो ये शरीर में रहते कहाँ हैं? इनका कोई खास ठिकाना है? और कब ज्यादा असर दिखाते हैं? वैसे तो ये पूरे शरीर में फैले हैं, हर कोशिका में है, पर इनके मुख्य स्थान बताए गए हैं। वायु का मुख्य स्थान नाभि से नीचे का हिस्सा है, जैसे बड़ी आंत, पैर वगैरह। पित्त का नाभि और हृदय के बीच का हिस्सा, जैसे छोटी आंत, लिवर, पेट। और कफ का हृदय से ऊपर का हिस्सा, जैसे छाती, गला, सिर। अच्छा, ये लोकलाइजेशन है एक तरह से। हाँ, मुख्य स्थान। और ये सिर्फ जगह के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से भी बदलते हैं। सूत्र 8, वयोः रात्रि भुक्तानाम ते अंतम मध्यादिगा क्रमात्। उम्र के हिसाब से देखें तो बुढ़ापे में वात बढ़ता है, जवानी में पित्त का जोर रहता है और बचपन कफ प्रधान होता है। हाँ, ये तो देखते भी हैं हम। बच्चों को जुकाम खांसी ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही दिन और रात में भी इनका चक्र चलता है। दिन और रात के अंतिम भाग में वात प्रबल होता है, मध्य भाग में पित्त और शुरुआती भाग में कफ। और यही पैटर्न भोजन पचने के दौरान भी दिखता है। खाना खाते ही कफ बढ़ता है, भारीपन। पचने के दौरान पित्त काम करता है, गर्मी। और पचने के बाद वात बनता है, हल्कापन, गैस। ये चक्र समझना अपनी सेहत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब हमारे डेली रूटीन और डाइट का सीधा असर इन दोषों पर पड़ता है। और हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसका क्या वो भी इनसे जुड़ी है? हाँ, बिल्कुल। अग्नि और दोष का बहुत गहरा संबंध है। अग्नि की स्थिति दोषों पर निर्भर करती है। अगर वात बढ़ा हुआ है तो अग्नि विषम होगी, मतलब कभी बहुत तेज भूख, कभी बिल्कुल नहीं, इर्रेगुलर डाइजेशन। पित्त बढ़ा हो तो अग्नि तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज पाचन, एसिडिटी, जलन।
और कफ बड़ा हो तो अग्नि मंद हो जाती है, भूख कम लगना, खाना देर से पचना, भारीपन। और जब सब ठीक हो तो? जब दोष संतुलित हों तो अग्नि सम होती है, यानी बैलेंस डाइजेशन, न बहुत तेज न बहुत धीमी। यही आदर्श स्थिति है। सूत्र 8 में ही ये बात है। तैर्भवेद विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चान्वी समय समाह। इसी तरह कोष्ठ यानी पेट या बाउल मूवमेंट्स भी दोषों से प्रभावित होते हैं। वात से क्रूर यानी हार्ड स्टूल कॉन्स्टिपेशन, पित्त से मृदु यानी लूज स्टूल टेंडेंसी, और कफ या समदोष से मध्यम यानी नॉर्मल। बाप रे, मतलब ये दोष तो हमारी पूरी फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो हम सुनते हैं, किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति, ये क्या चीज है? क्या ये इन्हीं दोषों से बनती है? बिल्कुल सही। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही यूनिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रकृति, आपकी जो मूल शारीरिक और मानसिक बनावट है, वो आपकी प्रकृति है। और ये कब तय होती है? जन्म के समय, बल्कि गर्भधारण के क्षण में ही। सूत्र 9 कहता है, शुक्रार्थवस्थैर जन्मादो, मतलब माता पिता के शुक्र स्पर्म और आर्तव ओवम में उस समय जो दोष ज्यादा प्रबल होते हैं, वही बच्ची की स्थायी प्रकृति बन जाती है। ये जिंदगी भर ज्यादा बदलती नहीं है। अच्छा, तो ये जेनेटिक है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये हमारा एक तरह का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। और ये 7 तरह की हो सकती है। या तो एकल दोष वाली वातज, पित्तज या कफज, या फिर 2 दोषों के मेल से बनी वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, और 7वीं है समदोषज, जिसमें तीनों दोष संतुलित अवस्था में हों। इसी समदोषज प्रकृति को सबसे अच्छा माना गया है। समधातु समस्तासु श्रेष्ठा। और बाकी जो 2 दोष वाली हैं? उनको निंदनीय कहा गया। निंद्याता द्विदोषः। निंदनीय का मतलब बुरा नहीं, बल्कि उनमें संतुलन बनाए रखना ज्यादा मुश्किल होता है। उनमें बीमारियों की संभावना ज्यादा रहती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हर इंसान अलग है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन दोषों को पहचानेंगे कैसे? इनके गुण क्या हैं? आपने कहा था ये दिखते नहीं, तो? हाँ, दिखते नहीं, पर इनके गुण महसूस होते हैं, एक्शंस से पता चलते हैं। सूत्र 11 और 12 में इनके मुख्य गुण बताए हैं। संक्षेप में, वात के गुण हैं रूक्ष ड्राई, लघु लाइट, शीत कोल्ड, खर रफ, सूक्ष्म सटल, चल मोबाइल जैसे हवा, मूवमेंट का प्रिंसिपल। पित्त के गुण हैं सस्नेह स्लाइटली ऑयली, तीक्ष्ण शार्प पेनेट्रेटिंग, उष्ण हॉट, लघु लाइट, विस्र स्पेसिफिक स्मेल, सर स्प्रेडिंग द्रव लिक्विड जैसे आग या एसिड, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल। और कफ के गुण हैं स्निग्ध ऑयली अंक्शुअस, शीत कोल्ड, गुरु हैवी, मंद स्लो, श्लक्ष्ण स्मूथ, मृत्स्न स्लाइमी स्टिकी, स्थिर स्टेबल जैसे पानी या मिट्टी। स्थिरता और स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल। अच्छा, तो इन्हीं गुणों से व्यक्ति की बनावट, उसकी पसंद नापसंद, बीमारियां, बिल्कुल ये सब जुड़ा होता है। बिल्कुल। जैसे वात प्रकृति वाला इंसान दुबला पतला फुर्तीला बातूनी होगा, उसे ठंड जल्दी लगेगी, स्किन ड्राई होगी। पित्त वाला मध्यम कद काठी, उसे गर्मी ज्यादा लगेगी, गुस्सा जल्दी आएगा, पाचन तेज होगा। कफ वाला भारी शरीर, शांत स्वभाव, त्वचा ऑयली, पाचन धीमा। ये एक मोटा मोटा आइडिया है। असल में प्रकृति मिक्स भी होती हैं। जब 2 दोष मिलते हैं तो उसे संसर्ग कहते हैं, और जब तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो वो सन्निपात कहलाता है, जो गंभीर स्थिति होती है। ठीक है, ये दोषों की बात समझ आई, लेकिन शरीर सिर्फ दोषों से तो नहीं बना। नहीं। आपने धातु और मल का भी जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। जैसे धागों से कपड़ा बनता है, वैसे ही शरीर की रचना में दोषों के साथ धातु और मल भी बहुत जरूरी हैं। ये शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे पोषण देते हैं, इन्हें भी समझना जरूरी है। तो शरीर में 7 धातुएं मानी गई हैं। सूत्र 13, रसासृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुवः सप्तदुष्यः। ये हैं रस प्लाज्मा लिम्फ, रक्त ब्लड, मांस मसल टिश्यू, मेद फैट टिश्यू, अस्थि बोन टिश्यू, मज्जा बोन मैरो नर्व टिश्यू, और शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। इन्हें धातु कहते हैं क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं, और इन्हें दूष्य भी कहते हैं। दूष्य क्यों? क्योंकि दोष जब बिगड़ते हैं तो इन्हीं धातुओं को दूषित करते हैं, बिगाड़ते हैं। रोग धातुओं में ही प्रकट होते हैं ज्यादातर। इसी तरह शरीर में मल भी होते हैं, जैसे मूत्र यूरिन, पुरीश स्टूल, स्वेद स्वेट। सूत्र 13 में इनका भी जिक्र है। मूत्र शकृत स्वेदादेयोपिच।
इनका शरीर से सही समय पर सही मात्रा में निकलना भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना धातुओं का बनना। ठीक है, तो ये हो गए दोष, धातु और मल, शरीर के 3 स्तंभ एक तरह से। अब इनका संतुलन बनता बिगड़ता कैसे है? मतलब अगर वात बढ़ गया है तो उसे कम कैसे करेंगे? कोई एक बेसिक नियम है इसका? हाँ, एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है जो पूरे आयुर्वेद की चिकित्सा का आधार है। सूत्र 14 का दूसरा हिस्सा, वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतैर विपर्यय 14। इसका मतलब है समान गुणों वाली चीजों से उस गुण वाले तत्व दोष धातुमल की वृद्धि होती है और विपरीत गुणों वाली चीजों से उस तत्व का क्षय होता है, यानी कमी होती है। उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए किसी का वात बढ़ा हुआ है। वात के गुण क्या थे? रूखा, ठंडा, हल्का। हाँ। तो उसे कम करने के लिए विपरीत गुण वाली चीजें देनी होंगी, जैसे तेल, घी, जो चिकना हो, भारी हो, गर्म हो। बिल्कुल सही। तेल स्निग्ध, गुरु, उष्ण वात के विपरीत है, इसलिए वात को शांत करेगा। इसी तरह अगर किसी का कफ बड़ा है, जो भारी, ठंडा, चिकना है, तो उसे हल्की, गरम, रूखी चीजें देंगे, जैसे शहद, अदरक, गर्म पानी। यही सिद्धांत आहार, विहार, लाइफस्टाइल और औषधि सब पर लागू होता है। बढ़े हुए को घटाओ, घटे हुए को बढ़ाओ, संतुलन लाओ। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है, ऑपोजिट्स बैलेंस। अच्छा, अब जब हम कोई खाना खाते हैं या कोई जड़ी बूटी लेते हैं तो वो शरीर पर असर कैसे करती है? क्या सिर्फ उसके स्वाद से पता चलता है? स्वाद यानी रस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, पर अकेला नहीं। आयुर्वेद किसी भी द्रव्य यानी सब्सटेंस के प्रभाव को 4 मुख्य तरीकों से समझता है। सूत्र 14 से 18 तक इसी की चर्चा है। पहला है रस, टेस्ट। 6 रस माने गए हैं: स्वादु मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त कड़वा, उष्ण या कटु तीखा और कषाय कसैला। ये सिर्फ टेस्ट बड्स का मामला नहीं है, हर रस का दोषों पर खास असर होता है। जैसे पहले 3 मीठा, खट्टा, नमकीन वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। आखिरी 3 कड़वा, तीखा, कसैला कफ को कम करते हैं और वात को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है वीर्य, पोटेंसी। ये द्रव्य की अपनी एक इनहेरेंट एनर्जी है। मुख्य रूप से 2 तरह का वीर्य होता है, उष्ण गर्म और शीत ठंडा। जैसे मिर्च उष्ण वीर्य है, आंवला शीत वीर्य है। वीर्य का असर रस से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, रस, वीर्य और तीसरा है विपाक, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। मतलब खाना पचने के बाद शरीर पर उसका क्या असर होता है, ये रस से अलग हो सकता है। विपाक 3 तरह का होता है: मधुर मीठा, अम्ल खट्टा और कटु तीखा। जैसे दूध का रस मधुर है, विपाक भी मधुर है, लेकिन मूली का रस कटु है पर विपाक मधुर हो जाता है। विपाक का असर वीर्य से भी ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। ये तो काफी डिटेल्ड है। और चौथा? चौथा है गुण, क्वालिटीज। 20 मुख्य गुण बताए गए हैं जो 10 जोड़ों में हैं, जैसे गुरु भारी, लघु हल्का, शीत ठंडा, उष्ण गरम, स्निग्ध चिकना, रूक्ष रूखा, मंद धीमा, तीक्ष्ण तेज वगैरह। सूत्र 18 में लिस्ट है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदुस्थिरा, गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्याया 18। ये गुण द्रव्य के बहुत सटल इफेक्ट्स को बताते हैं। तो कोई भी चीज इन चारों रस, वीर्य, विपाक और गुण के मिले जुले प्रभाव से ही शरीर पर काम करती है। समझ गई। मतलब सिर्फ कैलोरी या विटामिन देखना काफी नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से। अच्छा, तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, स्वास्थ्य और रोग, इसका असली कारण क्या है? इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ सूत्र 19 में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा, सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्य कारणम। यहां 3 चीजें बताई हैं: काल समय, मौसम; अर्थ इंद्रियों के विषय यानी हम क्या देखते, सुनते, सूंघते, चखते, महसूस करते हैं; और कर्म हमारी क्रियाएं, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। इन तीनों का योग यानी इनका इस्तेमाल। अगर इनका इस्तेमाल हीन, कम, मिथ्या, गलत तरीके से या अति बहुत ज्यादा हो तो वही सभी रोगों का मूल कारण है। उदाहरण दे सकते? हाँ, जैसे अर्थ का मिथ्या योग, आंखों से बहुत तेज रोशनी या बहुत बारीक चीजें लगातार देखना।
कानों से बहुत तेज आवाज सुनना, ये गलत इस्तेमाल है। काल का अति योग, मौसम के हिसाब से न चलना, गर्मी में गर्म चीजें खाना, सर्दी में ठंडी। कर्म का हीन योग, बिल्कुल शारीरिक मेहनत ना करना। ये सब असंतुलन पैदा करते हैं और इन्हीं तीनों का सम्यक योग यानी सही और संतुलित इस्तेमाल ही आरोग्य का एकमात्र कारण है। ये तो मतलब पूरी जीवन शैली की बात हो गई। हाउ वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड एंड आवरसेल्व्स। बिल्कुल, और अगर इसे और सरल शब्दों में कहें तो सूत्र 20 कहता है, रोगास्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोगता। मतलब रोग क्या है? दोषों का विषम हो जाना, असंतुलित हो जाना। और आरोग्यता क्या है? दोषों का साम्य में रहना, संतुलित रहना। हेल्थ इज बैलेंस, डिजीज इज इम्बैलेंस। कितना सरल और गहरा सूत्र है। हाँ वाकई। अच्छा, क्या सारे रोग एक ही जैसे होते हैं या इनमें भी कोई प्रकार है? हाँ, रोगों के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए हैं। सूत्र 20, निज रोग, जो शरीर के अपने दोषों वात पित्त कफ के बिगड़ने से पैदा होते हैं, जैसे आर्थराइटिस, एसिडिटी। और आगंतुक रोग, जो बाहरी कारणों से होते हैं, जैसे चोट लगना, इन्फेक्शन, जहर का असर। और जैसे शरीर के दोष हैं, वैसे ही मन के भी 2 दोष माने गए हैं। अच्छा, मन के भी दोष। हाँ, सूत्र 21 कहता है, रजस तमश्च मनसो द्वौ च दोषाउ दाहृतौ। रजस यानी अत्यधिक सक्रियता, जुनून, अशांति, और तमस यानी जड़ता, अज्ञान, आलस्य। सत्वगुण को मन की संतुलित अवस्था माना गया है, उसे दोष नहीं गिना जाता। और रोगों का जो स्थान है, अधिष्ठान, वो भी 2 हैं, काय, शरीर और मन। ठीक है, तो डॉक्टर मरीज को और उसकी बीमारी को समझता कैसे है? क्या तरीके हैं जांचने के? इसके लिए मुख्य रूप से 3 विधियां बताई हैं। सूत्र 22, दर्शन स्पर्शन प्रश्नय परीक्षेत च रोगिणम। पहला है दर्शन यानी देखकर, रोगी का रंग, रूप, आकार, उसकी चाल ढाल, आंखें, जीभ, ये सब देखना। दूसरा है स्पर्शन यानी छूकर, नाड़ी परीक्षा, पल्स डायग्नोसिस इसी में आती है। शरीर का तापमान, सूजन, त्वचा कैसी है, ये सब छूकर पता करना। और तीसरा है प्रश्न यानी पूछकर, रोगी से उसके लक्षण, उसकी तकलीफें, उसकी आदतें, उसका इतिहास, ये सब पूछना। ये तो आजकल के डॉक्टर भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन, इंटरोगेशन। बिल्कुल, और रोग को और गहराई से समझने के लिए 5 चीजें देखी जाती हैं। रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी, सूत्र 22। 1. निदान यानी रोग का कारण क्या है। 2. प्रागरूप, रोग के शुरुआती हल्के लक्षण जो अभी पूरी तरह उभरे नहीं हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम्स। 3. लक्षण, रोग के स्पष्ट चिन्ह, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। 4. उपशय, किस चीज से आराम मिलता है या तकलीफ बढ़ती है। ये एक तरह का थेरेप्यूटिक ट्रायल है, दवा देकर देखना कि क्या असर होता है। 5. संप्राप्ति, रोग कैसे शुरू हुआ और कैसे शरीर में फैला, पैथोजेनेसिस। इसके अलावा देश का भी विचार होता है, भूमि देश, वो किस इलाके में रहता है, सूखा, दलदली या सामान्य। और देह देश, खुद रोगी का शरीर, उसकी प्रकृति आदि। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है डायग्नोसिस का, कारण से लेकर रोग कैसे फैला सब कुछ समझना। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि रोग क्या है, कारण क्या है, जांच कैसे करनी है। अब आते हैं इलाज पर। चिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं आयुर्वेद में? चिकित्सा के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए हैं। सूत्र 25, शोधनम शमनम चेति समासादौषधम द्विधा। पहला है शोधन चिकित्सा। इसमें बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेशन। पंचकर्म की जो मुख्य क्रियाएं हैं, वमन, थेराप्यूटिक वॉमिटिंग, विरेचन, थेराप्यूटिक पर्गेशन, बस्ती, मेडिकेटेड एनेमा, ये शोधन में आती हैं। अच्छा, मतलब शरीर की सफाई। हाँ, गहरे स्तर पर। और दूसरा है शमन चिकित्सा। इसमें दोषों को शरीर के बाहर नहीं निकालते, बल्कि शरीर के अंदर ही उन्हें शांत और संतुलित किया जाता है। ये दवाइयों से, आहार विहार में बदलाव से किया जाता है, पैसिफिकेशन थेरेपी। और सूत्र 26 में वात पित्त और कफ के लिए सबसे उत्तम औषधि बताई गई है, दोनों तरह की चिकित्सा के लिए। शोधन में वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन सबसे अच्छा है। और शमन में वात के लिए तेल, ऑयल मसाज, ऑयल इंटेक, पित्त के लिए घृत, घी, और कफ के लिए मधु, हनी,
परम औषध है। शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्थिरविरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। ये तो बहुत स्पेसिफिक है। और जो मन के दोष थे, रजस और तमस, उनके लिए क्या इलाज है? उसके लिए भी परम औषधि बताई है उसी सूत्र 26 में आगे। धी धैर्यात्मधि विज्ञान मनोदोष औषधम परम। यानी मानसिक दोषों के लिए सबसे अच्छी दवा क्या है? धी सही समझ, विवेक बुद्धि, धैर्य पेशेंस, मेंटल स्टेबिलिटी और आत्म आदि विज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। ये दिखाता है कि आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य को कितनी अहमियत देता है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ दवा नहीं बल्कि ज्ञान और समझ को जरूरी मानता है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब सिर्फ दवा खा लेना काफी नहीं। पर क्या सिर्फ अच्छी दवा और अच्छा डॉक्टर होना ही काफी है इलाज के सफल होने के लिए? नहीं, आयुर्वेद यहाँ भी बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि सफल चिकित्सा के लिए 4 स्तंभों का होना जरूरी है। इन्हें चिकित्सा चतुष्पाद कहते हैं, सूत्र 27 से 29 तक। पहला स्तंभ है भिषक यानी चिकित्सक, डॉक्टर। उसे कैसा होना चाहिए? दक्ष यानी स्किलफुल, शास्त्रज्ञ, नॉलेजेबल, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और शुचि, प्योर इन बॉडी एंड माइंड। दूसरा स्तंभ है द्रव्याणी यानी औषधियां, दवाएं। वो कैसी होनी चाहिए? बहुकल्प, वर्सेटाइल, यूज्ड इन मेनी फॉर्म्स, बहुगुण, रिच इन क्वालिटीज, संपन्न, पोटेंट, इफेक्टिव और योग्य, एप्रोप्रिएट फॉर द डिजीज एंड पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर और दवा। और तीसरा स्तंभ है उपस्थाता यानी परिचारक, नर्स या केयरगिवर। इसमें क्या गुण होने चाहिए? अनुरक्त, एफेक्शनेट टुवर्ड्स द पेशेंट, शुचि, क्लीन, दक्ष, कॉम्पिटेंट और बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है रोगी यानी मरीज खुद। मरीज में क्या गुण होने चाहिए? रोगी को आहड्य, रिसोर्सफुल, एबल टू अफोर्ड ट्रीटमेंट, भिषकवश्य, ओबीडियंट टू द फिजिशियन, ज्ञापक, एबल टू डिस्क्राइब हिज कंडीशन वेल और सत्ववान, मेंटली स्ट्रांग, करेजियस, पेशेंट होना चाहिए। जब ये चारों डॉक्टर, दवा, नर्स और मरीज अपने अपने गुणों से युक्त होते हैं तभी चिकित्सा निश्चित रूप से सफल होती है। ये एक टीम एफर्ट है। ये तो बहुत ही संतुलित नजरिया है। चारों का अपना अपना रोल है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या हर बीमारी ठीक हो सकती है? आयुर्वेद प्रोग्नोसिस के बारे में, मतलब रोग के ठीक होने की संभावना के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद इस मामले में बहुत यथार्थवादी है। वो ये नहीं कहता कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रोगों को उनकी साध्यता यानी क्योरेबिलिटी के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, सूत्र 30 से 33 तक। पहली श्रेणी है सुख साध्य, इजीली क्योरेबल। ये वो रोग हैं जो आसानी से ठीक हो जाते हैं। कब? जब रोग के कारण और लक्षण हल्के हों, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, रोग किसी वाइटल ऑर्गन मर्म स्थान में ना हो, रोगी युवा और बलवान हो, उसकी प्रकृति और मौसम रोग के विपरीत हों और चिकित्सा के चारों पाद अच्छे हों। ठीक है। दूसरी है कृच्छ साध्य, डिफिकल्ट टू क्योर। ये वो रोग हैं जो ठीक तो हो सकते हैं पर बहुत मुश्किल से, जैसे जिनमें सर्जरी, शस्त्र, क्षारकर्म या अग्निकर्म की जरूरत पड़े, या जो रोग पुराने हो गए हों, या जिनमें सुखसाध्य लक्षणों के साथ कुछ उल्टे लक्षण भी हों। तीसरी श्रेणी है याप्य, मैनेजेबल पैलिएटिव। याप्य मतलब? ये वो रोग हैं जिन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता पर सही दवा, आहार विहार से नियंत्रण में रखा जा सकता है। रोगी तब तक ठीक रहता है जब तक वो परहेज करता है और दवा लेता रहता है। जैसे ही छोड़ा, रोग फिर उभर आता है। ये तब तक चलता है जब तक व्यक्ति की आयु शेष है, जैसे आजकल की कई क्रॉनिक बीमारियां। और चौथी श्रेणी है प्रत्याख्ये या अनुपक्रम, इनक्योरेबल यानी लाइलाज। हाँ, ये वो रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, जैसे जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हों, जिनमें मृत्यु के निश्चित लक्षण अरिष्ट दिखने लगें, या जो रोगी की इंद्रियों को पूरी तरह नष्ट कर दें। आयुर्वेद कहता है कि बुद्धिमान चिकित्सक को ऐसे रोगी का इलाज शुरू ही नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ रोगी ऐसे भी बताए गए हैं जिनका इलाज नहीं करना चाहिए, भले ही रोग साध्य क्यों न हो। अच्छा, वो कौन है? सूत्र 34-35 में बताया है, जैसे वो रोगी जो चिकित्सक से या राजा अथॉरिटी से द्वेष रखता हो, या जो खुद उनसे द्वेष का पात्र हो, जिसके पास इलाज के साधन न हो, जो बहुत व्यस्त हो और इलाज के लिए समय न दे सके, जो डॉक्टर की बात न माने, अवज्ञा करे, जिसकी आयु पूरी हो चुकी हो, अरिष्ट लक्षण दिख रहे हों, जो बहुत ज्यादा क्रोधी, डरपोक या कृतज्ञ हो, अनग्रेटफुल हो, और खास तौर पर वो जो खुद को ही वैद्य समझता हो, वैद्यमानी,
ऐसे लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है डॉक्टरों के लिए भी। तो इस पहले अध्याय की हमारी इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, ये पहला अध्याय ही पूरे आयुर्वेद शास्त्र की गहराई और उसका फलक दिखा देता है। सबसे पहली बात, आयुर्वेद का लक्ष्य सिर्फ रोग मिटाना नहीं बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ताकि जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, सुख, मोक्ष, उन्हें पाया जा सके। दूसरी बात, ये शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखता, स्वास्थ्य दोनों का संतुलन है। मानसिक दोषों की बात, धी, धैर्य, आत्मज्ञान की बात, ये सब इसी समग्र दृष्टि को दिखाते हैं। तीसरी बात, ये संतुलन अर्थात दोष साम्य पर बहुत जोर देता है, चाहे वो त्रिदोष हो, धातुमल हो या काल अर्थ कर्म का योग हो, बैलेंस इज की। और चौथी बात, ये रोग को समझने, निदान, संप्राप्ति और उसका इलाज करने, शोधन, शमन का एक बहुत ही व्यवस्थित लॉजिकल तरीका बताता है। इसमें व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। हाँ, ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच तो बहुत ही आधुनिक लगता है, और ये साध्य असाध्य का विचार भी, एक तरह की ऑनेस्टी है इसमें। बिल्कुल, ये सब बुनियादी अवधारणाएं, त्रिदोष, धातु, मल, प्रकृति, अग्नि, रस, वीर्य, विपाक, गुण, रोगों के कारण, परीक्षा विधि, चिकित्सा के सिद्धांत, चतुष्पाद, साध्य असाध्य विचार, ये सब इस पहले अध्याय में ही स्थापित हो जाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये हर किसी के लिए मूल्यवान है जो स्वास्थ्य को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से समझना चाहता है। बिल्कुल। इस अध्याय का नाम है आयुष काम्य अध्याय, जीवन की कामना करने वालों के लिए। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने शायद जीवन को लंबा तो कर दिया है, पर क्या वो स्वस्थ जीवन है? ये प्राचीन सिद्धांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कैसी आयु की कामना कर रहे हैं, सिर्फ लंबी या स्वस्थ, संतुलित और सार्थक? ये सवाल शायद हम सबके लिए है सोचने को। सही कहा। तो ये थी अष्टांग हृदयम के पहले अध्याय आयुष काम्य पर हमारी आज की ये गहन चर्चा। उम्मीद है आपको इसमें आयुर्वेद की बुनियादी सोच को समझने में मदद मिली होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। नमस्कार। नमस्कार।